अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुतीउल्लाह का खैर। बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ और इंशाल्लाह अब ये सिलसिला चलता रहेगा और अपनी जो डिजीज़ के बारे में जो हमारी एक सीरीज़ से एक पैटर्न था स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह दोबारा हम इसको जारी रखेंगे। और आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं इस चीज़ को आगे तक लेके जा सकूँ। तो आज हम एक नए डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आई डिजीज़ है, जिसे कहते हैं ग्लाकोमा, यानी आंख के अंदर जब मोतिया बन जाता है। डिजीज़ से पहले हम आइज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आइज़ हमारी बॉडी की वो वाहिद ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी एक मिनट के अंदर जो है ये 40 टाइम्स जो है ब्लिंक करता है। हमारी आई जो है इसके डेवलपिंग टाइम जो है कंसेप्शन के टाइम पे ये तकरीबन जब 4th वीक से स्टार्ट हो जाता है, इसकी डेवलपिंग स्टार्ट हो जाती है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो आइज़ है उसकी डायमीटर जो है 2.5 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं ग्लाकोमा के बारे में कि ग्लाकोमा क्या है। ग्लाकोमा को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ओक्यूलर डिजीज़। ओक्यूलर से मुराद आइज़ डिजीज़ है, यानी आइज़ डिजीज़ का ये एक ग्रुप है। इसके अंदर जो है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर यानी IOP जो है बढ़ जाती है। जब हमारी आइज़ के अंदर इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो होता ये है कि जो ब्लड की जो सप्लाई है हमारी ऑप्टिक नर्व तक और रेटिना तक जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से हमारी टिश्यू जो है आइज़ के अंदर वो इस्केमिक हो जाती है। इसके अंदर ये होता है कि जब एक्वेस ह्यूमर जो है इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जब एक्वेस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आइज़ के अंदर इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। जब इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तो इसके हमारी टिश्यू इस्केमिक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होती। जब ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स है और रेटिना जो है ये डैमेज हो जाता है और बल आखिर विजुअल जो है लॉस हो जाता है। वो लोग जो ग्लाकोमा के रिस्क पे हैं, मसलन एजिंग फैक्टर है, कुछ लोग जिनकी एज 40 से एबव है और डायबिटीज़ मिलेटस के साथ जो डायबिटीज़ मिलेटस के जो पेशेंट हैं उनके साथ भी ये होता है। इसके अलावा जो है जो हाइपर टेंशन के पेशेंट है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और इंजरी की वजह से भी होती है। मज़ीद जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली के अंदर किसी को ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है तो उसकी वजह से भी, यानी जेनेटिक्स भी है। और अगर कोई लोग ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मसलन कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी ये बीमारी यानी ग्लाकोमा हो सकती है। अब ग्लाकोमा की हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, इसकी मेन कौन कौन सी टाइप्स है। ग्लाकोमा के जो मेन जो है 2 टाइप्स है, एक है ओपन एंगल ग्लाकोमा, दूसरा है क्लोजर एंगल ग्लाकोमा। जो ओपन एंगल ग्लाकोमा है इसके अंदर जो है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन वो ग्रेजुअली होता है और इसमें एक दूसरी बात है कि इसमें पेशेंट को पेन की फीलिंग नहीं होती और जो ड्रेन होती है ये दोनों ड्रेनें इसके अंदर ब्लॉक हो जाती है। जो क्लोजर एंगल ग्लाकोमा है इसके अंदर एक ड्रेन ब्लॉक होती है और ये सडनली होती है और इसमें जो आउटफ्लो होता है, जो ड्रेन होती है, इसके साथ पेशेंट को पेन भी फील होती है। ऐसे पेशेंट जो ग्लाकोमा के शिकार हैं उनके साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे पेशेंट जिनको ग्लाकोमा हो उनका इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो है बढ़ जाता है। पेशेंट को ओक्यूलर पेन होता है, फोकसिंग में उसे मसला होता है, डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग, किसी भी चीज़ को देखने के लिए आइज़ को अगर वो एडजस्ट करते हैं तो उसे सही तरीके से नज़र नहीं आता और पेशेंट को हेडेक होता है। बाद औक़ात पेशेंट को नोज़िया प्लस वोमिटिंग भी होती है। पेशेंट की विजुअल जो है लॉस हो जाती है, ब्लर्ड विजन होती है, यानी उसे धुंधला सा नज़र आता है, दो नज़र आते हैं पेशेंट को फोटोफोबिया भी हो जाता है
और जो लाइट के करीब जो है, मतलब लाइट से भी वो सेंसिटिव हो जाता है, उसे लाइट भी अच्छी नहीं लगती। पेशेंट की जो स्केलरा है वो भी, इसमें भी एडिमा हो जाता है, कॉर्निया के अंदर एडिमा हो जाता है। मज़ीद हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर पेशेंट को दाना खास्ता ग्लोकोमा है तो ऐसे पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट की जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसे हम टॉपिकल मायोटिक्स देंगे। टॉपिकल मायोटिक्स से मुराद हम उससे पिलोकार्पिन की ड्रॉप्स आती है वो हम उसे यूज़ के लिए बताएंगे। पिलोकार्पिन की जो ड्रॉप्स है वो आपकी आइस की पुपिल्स जो होती है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ताकि आउटफ्लो सही तरीके से हो। दूसरा, हम पेशेंट को जो है टॉपिकल एपिनेफ्रिन देंगे। टॉपिकल एपिनेफ्रिन भी जो है वो भी यही काम करता है, आउटफ्लो को बढ़ाता है। पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर देते हैं ताकि वो सप्रेस करे सेक्रीशन को एक्वेस ह्यूमर की। अगर एक्वेस की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अगर पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रही, पेशेंट को इससे फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो फिर हमारे पास जो लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फिर हम पेशेंट की सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट की लेज़र ट्रेबिक्युलोप्लास्टी करते हैं। ये एक तरीका है सर्जिकल मैनेजमेंट की। जो दूसरा तरीका है वो है लेज़र आयरोडॉटमी। लेज़र आयरोडॉटमी में ये होता है कि पेशेंट के आयरस के अंदर इंसिजन किया जाता है ताकि वहाँ से एक्वस की जो फ्लू है वो सही तरीके से ड्रेन हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और याद रखना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं सादा और आम अल्फाज में बयान करूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में, सुनने में और याद करने में और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आसानी हो, या अगर किसी को डिजीज़ है ताकि उन लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो मेरी सिर्फ आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है मेरे हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं अपनी तादाद पूरी करूं, 1000 सब्सक्राइबर करा दें और दुआ करो कि जल्द से जल्द मेरी 4000 वॉच और पूरी हो जाए। और इंशाल्लाह मेहनत तक जारी सर रहेगी। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।